पहला प्रश्न है कि शौनक तथा पेप्लाद शाखाएं किस वेद से संबंधित हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद से। तो शौनक और पेप्लाद अथर्ववेद की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। अथर्ववेद की रचना जो है वो की थी अथर्वा ऋषि ने। इस वेद में लगभग 731 मंत्र हैं और 6000 पद हैं। औषधि का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही मिलता है। अथर्ववेद में मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है और अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जवाब है कल्हण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं कल्हण। अर्थशास्त्र के हैं चाणक्य। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है अर्थशास्त्र की पुस्तक। पाणिनि है अष्टाध्यायी के लेखक और लिपि शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था अष्टाध्यायी में। राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर के शासकों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि मन के बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त होता है। तो ये मिलता है लोथल से और चनहूदड़ो से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए प्लस बी दोनों। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की अगर बात करें तो इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता कांस्य युगीन है। मन के बनाने वाली कारखानों का प्रमाण मिलता है लोथल और चनगुदड़ों से। अग्निकुंड का प्रमाण लोथल और कालीबंगा से मिलता है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्रमाण मिलता है मोहनजोदड़ो से और मिट्टी के बने हल का प्रमाण मिलता है बनावली से। अगला प्रश्न है कि बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 श्रेणियों में। तो बौद्ध धर्म की परंपरा के अनुसार स्तूपों को 5 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप, स्मारक स्तूप, प्रतीकात्मक स्तूप और मन्नत स्तूप। अशोक के द्वारा निर्मित स्तूपों में सांची का जो स्तूप है वो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1347 में। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। तो बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 में और इसकी स्थापना की थी अलाउद्दीन बहमन शाह ने। जबकि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाला पहला मुसलमान था फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूरी को अपने दरबार में सम्मानित किया था। रहला पुस्तक को लिखा है इब्न बतूता ने और इस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम निम्न में से क्या था। तो इसका जवाब है राम प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 को। इनके घोड़े का नाम था चेतक और हाथी का नाम था राम प्रसाद। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में और ये युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप की जो राजधानी थी वो थी कुंभलगढ़। अगला प्रश्न है कि भैरोवाल की संधि किस वर्ष में हुई थी। तो इसका जवाब हो जाएगा कि 22 दिसंबर 1846 को, ऑप्शन नंबर एक। तो भैरोवाल की संधि है ये हुई थी अंग्रेजों और सिखों के मध्य में। जबकि लाहौर की संधि हुई थी 9 मार्च 1846 को।
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845-46 में, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1849 में। 1849 की घोषणा के पश्चात संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था। अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में, चार्ल्स मैटकॉप और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में। अगला प्रश्न है कि 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा में निम्नलिखित में से क्या शामिल था? तो इसका जवाब हो जाएगा कि बंगाल विभाजन रद्द, बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाना, बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो हार्डिंग द्वितीय की अध्यक्षता में 1911 में दिल्ली दरबार का भव्य आयोजन हुआ था, और दिल्ली दरबार में ही भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था। तो इसकी घोषणा की गई थी 1911 में, जबकि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था 1912 में। बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव था उसे रद्द किया गया, और दिल्ली दरबार के आयोजन में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी का स्वागत किया गया था। अगला प्रश्न है कि सेवा समिति की स्थापना निम्न में किसने की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा कि हृदय नाथ कुंजरू ने। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर एक। तो सेवा समिति की स्थापना हृदय नाथ कुंजरू ने इलाहाबाद में की थी। और अगर सन की बात करें तो वो सन थी 1964। आत्मीय सभा, तो आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी 1815 में, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इंडियन लीग की स्थापना हुई थी 1875 में, शिशिर कुमार घोष ने की थी। शारदा सदन की स्थापना हुई थी 1889 में, रमाबाई ने की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी 1839 में, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। हिंदू धर्म सभा की स्थापना हुई थी 1830 में, राधाकांत देव ने की थी। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, रोहेला का युद्ध 1772। तो ये वाला गलत है, क्योंकि रोहेला का युद्ध हुआ था 1774 में। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। कोलाचेर का युद्ध हुआ था 1741 में। खुर्दा का युद्ध हुआ था 1795 में। बाकी और युद्धों की बात करें तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। बक्सर का हुआ था 1764 में। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। और तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा आगा खां पैलेस, ऑप्शन नंबर बी। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया था, जिसके तहत सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। कस्तूरबा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां महल में बंद किया गया था। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में कैद किया गया था, जबकि मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में कैद किया गया था। अगला प्रश्न है कि कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका संबंध है उड़ीसा से, ऑप्शन नंबर बी। कंद विद्रोह 1837 में उड़ीसा में हुआ था। इस विद्रोह के नेता थे चक्र बिसोई। भारत के प्रमुख विद्रोह और उनके नेता, तो नील विद्रोह 1854 से 62 के बीच में हुआ था, और इससे संबंधित नेता थे तिरुथ सिंह। दूसरा है ताना भगत। तो ताना भगत विद्रोह हुआ था 1914 में। इससे संबंधित जो नेता थे वो थे जतरा भगत। रामोसी विद्रोह हुआ था 1822 से 1829 के बीच में।
इससे संबंधित नेता थे चितर सिंह। कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में। इससे संबंधित नेता थे बुधू भगत। मोपला विद्रोह हुआ था 1920 से 1922 के दौरान। इससे संबंधित नेता थे अली मुसलियार। पाई का विद्रोह हुआ था 1817 में। इससे संबंधित नेता थे बख्शी जगबंधु। मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 के बीच में, और इससे संबंधित जो नेता थे वो थे बिरसा मुंडा। अब अगला प्रश्न है कि शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो वो किया था 2023 में, ऑप्शन नंबर 1। अन्य महत्वपूर्ण स्थल जिन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया है, उनके वर्ष और वो स्थल। तो लाल किला को किया था 2007 में, पश्चिमी घाट 2012, रानी की बावड़ी 2014, नालंदा बिहार 2016, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क 2016, धौलावीरा 2021, भीमबेटका 2003, कुतुब मीनार 1993। अगला प्रश्न है कि भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय है चेन्नई में, ऑप्शन नंबर 1। भारतीय शिल्प परिषद की स्थापना हुई थी 1964 में। कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा की गई थी, और इस परिषद का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि शिल्पकारों के हितों की रक्षा करना और शिल्प परंपरा को जीवंत रखना। अगला प्रश्न है कि रिंग गार्ड और बैकबोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं बास्केटबॉल से, ऑप्शन नंबर 1। इस खेल का आविष्कार किया था जेम्स स्मिथ ने, और जब किया था वो सन था 1891। 1930 में बास्केटबॉल खेला गया था। अगला प्रश्न है कि समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई थी? तो वो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 1983 में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, और इस कार्यक्रम का संचालन डीआरडीओ के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है थॉमस एडिसन, ऑप्शन नंबर सी। जंतु विज्ञान की शाखा एंडोक्राइनोलॉजी के जनक थे थॉमस अल्वा एडिसन। कुछ अन्य शाखाएं और उनके जनक, तो रुदरबर्ग से संबंधित है लैंड स्टीनर, उनके जनक हैं। वर्गीकी के लिनियस, तुलनात्मक रचना के जीव क्यूबियर, और प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत गैस और जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो आते हैं वो है कृषि, पशुपालन, वन उद्योग और मत्स्य पालन। द्वितीय क्षेत्र में आते हैं विद्युत गैस उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण। जबकि तृतीय क्षेत्र में आते हैं व्यापार, होटल, रियल एस्टेट, सार्वजनिक प्रशासन। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना BKR राव के द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो ये की थी इन्होंने वर्ष 1931 में, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की थी दादा भाई नौरोजी ने, और ये की थी इन्होंने 1867-68 में। उस समय इन्होंने जो प्रति व्यक्ति आय बताई थी वो बताई थी 20 रुपया प्रति व्यक्ति। BKR राव के द्वारा 1931 में पुनः वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की थी। 1931 में भारत में प्रति व्यक्ति आय इन्होंने बताई थी 49 रुपए प्रति व्यक्ति। अगला प्रश्न है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? तो वो है पेंशन, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा कृषि, खनन, संचार, सैटेलाइट, इन सभी में 100% है। अगला प्रश्न है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा
कि 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना। इसके अंतर्गत जो प्रावधान है वो है कि अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियां पैदा करना, घरेलू तथा विदेशी स्रोत में निवेश करना, संचालन सुविधा विकसित करना। अगला प्रश्न है कि किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया है? तो वो है सुरेश तेंदुलकर समिति, ऑप्शन नंबर 1। सुरेश तेंदुलकर समिति का जो गठन हुआ था ये हुआ था 2005 में, और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 2009 में। अगला प्रश्न है कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो वो थे प्रोबोवो सुबियांटो, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए थे? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 6 पदक। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो वो है 1.8, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से रुद्रम एक क्या है? तो ये है एक मिसाइल, ऑप्शन नंबर सी। भारत ने अपनी स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम एक, इसका किया था सफल परीक्षण। इसका निर्माण किया गया था डीआरडीओ के द्वारा, और यह भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे हवा से सतह पर मार करने हेतु विकसित किया गया है, और इसे 500 मीटर से 15 किलोमीटर की अलग अलग ऊंचाई से प्रक्षेपित किया जा सकता है। वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिले हैं? तो इसका जवाब है 139, ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार के द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाया गया है? तो इसका जवाब है 25 जून को। सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं यौगिक, ऑप्शन नंबर 1। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो वो है इति प्लस आदि, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि पाप और पुण्य में कौन सा समास है? तो इसमें जो समास है वो है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर 1। हथेली पर सरसों नहीं जमती, तो काम के लिए समय चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? तो इसका जवाब है कि भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर 1। भारत सरकार अधिनियम 1858 को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन को अपने अंतर्गत लिया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त करके द्वैध प्रणाली को समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे एस.सी. मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी। प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष, तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। साख समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र के अध्यक्ष थे ए.बी. ठक्कर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है? तो ये लिया गया है रूसी क्रांति से, ऑप्शन नंबर 1। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को रूसी क्रांति से लिया गया है। न्याय के जो 3 आयाम हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो इसका जवाब है अनुच्छेद 20 का तीसरा खंड। और अनुच्छेद 20 का जो दूसरा भाग है वो है
कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख कहाँ पर वर्णित है? तो वो वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख है, जिसके अनुसार राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? तो वो है कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जवाब है कि सरकार से स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर एक। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची एक और सूची दो। तो लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति संबंधित है वित्तीय समिति से। विभागीय समिति का संबंध है स्टैंडिंग समिति से। याचिका समिति का संबंध है कार्यकारी समिति से। और स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति, तो इसका संबंध है तदर्थ समिति से। तो पहले का एक, दूसरे का चार, तीसरे का दो और चौथे का तीन। तो एक चार दो तीन। तो एक चार दो तीन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न है कि 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है? तो वो है कश्मीरी। ऑप्शन नंबर एक। भारतीय संविधान में कुल मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं 22 भाषाएं। मूल संविधान में थी 14 भाषाएं। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1967 में हुआ था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो जो 21वां संविधान संशोधन था ये हुआ था 1967 में, और इससे जोड़ा गया था सिंधी भाषा को। अगला है 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। इससे जोड़ा गया था कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, और इससे जोड़ा गया था बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्य में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो वो है वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर सी। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी, और इनकी अध्यक्षता में 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब है ईओन। ऑप्शन नंबर एक। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा कि शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर एक। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये है पार्थिव ग्रह, या इन्हीं को कहा जाता है आंतरिक ग्रह। ये सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें आंतरिक या भीतरी ग्रह कहते हैं, और ये ग्रह बने हैं चट्टानों से। अगला प्रश्न है कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है, वो कौन सा है? तो वो है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर बी। तो एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है सिंगापुर। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त है, प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त। अगला प्रश्न है कि बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वो है नेफो स्कोप। ऑप्शन नंबर डी। तो नेफो स्कोप बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र है। स्ट्रेबोस्कोप से आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं का पता चलता है, यानी कि उसकी चाल माप सकते हैं हम।
बिस्कोमीटर से द्रवों की श्यानता ज्ञात करते हैं। और साइटोट्रोन से कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में काम आने वाला उपकरण है साइटोट्रोन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्योंकि ऊपर दिए गए ये 3 कथन है वो तीनों सही है। यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है आटाकामा मरुस्थल। और विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है सहारा। सहारा मरुस्थल से जो संबंधित देश हैं वो हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरक्को, नाइजर, सूडान, पश्चिमी सहारा और ट्यूनीसिया। जबकि आटाकामा से संबंधित देश हैं चिली, पेरू, बोलीविया और अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो जो अघिल दर्रा है ऑप्शन नंबर बी, ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। अघिल दर्रा और इसके साथ ही एक और है, वो है जोजिला। तो अघिल और जोजिला दर्रा ये दोनों हैं लद्दाख में। जबकि काराकोरम, पीर पंजाल और बनिहाल, इसके साथ ही बुरजिल दर्रा, ये सभी हैं जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर सी। यह पीर पंजाल में गहरा गार्ज बनाती है और अखनूर के निकट मैदानों में प्रवेश करती है। चंद्र और भागा इसके उद्गम स्थान है जो कि लाहुल के बाड़ा लाछा दर्रे के दोनों ओर स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है? तो पहला कथन है कि भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44। और NH 44 में जवाहर सुरंग स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों के कुल लंबाई का लगभग 2% है। तो ये तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, ऑप्शन नंबर ए। स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी नागपुर में। और इसके 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद। इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान और औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित बीमारियों को रोकथाम के लिए शोध और विकास हेतु कार्य करना। अगला प्रश्न है कि वन्य जीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर स्थित है? तो वो है अंडमान और निकोबार में, ऑप्शन नंबर बी। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है कच्छ डेजर्ट गुजरात में। और सबसे छोटा है पिट्टीवागूज एजलैंड जो कि है लक्षद्वीप में। अगला प्रश्न है कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज। और सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है तो वो है कैल्शियम। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो ये की थी डी ब्रोगली ने, ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज की थी डी ब्रोगली ने। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है जॉन डाल्टन को। द्रव्यमानहीन और आवेशहीन कण न्यूट्रॉनों की खोज की थी पॉली ने 1930 में। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो घटती है, ऑप्शन नंबर ए। तत्वों के गुण वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तो परमाणु का आकार बढ़ता है, विद्युत धनात्मकता बढ़ती है, आयनन ऊर्जा घटती है और विद्युत ऋणात्मकता घटती है। अगला प्रश्न है कि लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो यह है लोहे का अयस्क, ऑप्शन नंबर बी।
लिमोनाइट लोहे का अयस्क है। इसके अलावा लोहे की जो अयस्क है वो है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिरेराइट। आयरन पायराइट, कैल्को पायराइट। लेड का अयस्क है गैलेना, कोबाल्ट का अयस्क है स्मेल्टाइट और पोटेशियम का अयस्क है नाइटर और कार्नेलाइट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है? तो वो है हराकसिस, ऑप्शन नंबर डी। हराकसिस फेरस सल्फेट को कहते हैं, इसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है। उजला थोथा, तो उजला थोथा जिंक सल्फेट। नीला थोथा कॉपर सल्फेट और इसे तूतिया भी कहा जाता है। लाल थोथा है कोबाल्ट सल्फेट। निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है? तो वो है ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक कौन सा तत्व है? तो इसका जवाब हो जाएगा फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर एक। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है फ्लोरीन। अगला प्रश्न है कि जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? तो वो है हार्टविग, ऑप्शन नंबर डी। तो जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक हार्टविग को माना जाता है। नियम सिद्धांत और उनके प्रवर्तक, तो जीव सिद्धांत डी.एच. मॉर्गन, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान, द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस, आनुवंशिकता सिद्धांत मेंडल, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत लेमार्क, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत यानी कि नेचुरल सिलेक्शन, तो यह है डार्विन का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है? तो वो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है, ऑप्शन नंबर एक। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देखते हैं। तो केंद्रक झिल्ली तो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है जबकि यूकैरियोटिक में पाई जाती है। लिंग प्रजनन तो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है जबकि यूकैरियोटिक में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। राइबोसोम तो प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के होते हैं जबकि यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर एक गोल्जी का है। तो इसकी खोज की थी कैमिनो गोल्जी ने। अगला प्रश्न है कि जीन का आनुवंशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सेस्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। 1956 में एस बेंजर ने जीन की आनुवंशिक विचारधारा दी थी। इसके अनुसार जीन के कार्य की इकाई को सेस्ट्रॉन कहते हैं। उत्परिवर्तन की इकाई है म्यूटॉन, पुनः संयोजन की इकाई है रेकॉन। मानव में 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जीव द्रव्य में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है? तो वो है 19:81, ऑप्शन नंबर सी। जीव द्रव्य का 99% भाग चार तत्वों से मिलकर बना होता है। पहला है ऑक्सीजन लगभग 76%, दूसरा है कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5%। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। अगला प्रश्न है कि नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा तांबे की कमी के कारण। तो नींबू में लिटिल लीफ रोग, डाई बैग रोग तांबे की कमी के कारण होता है। तो पौधों में तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग हैं। आम और बैगन में लिटिल लीफ, धान में खैरा रोग, ये होते हैं जस्ते की कमी के कारण। मटर में मार्स रोग मैंगनीज की कमी के कारण होता है।
फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग होता है बोरॉन की कमी के कारण, जबकि लीची में पत्ती का जलना पोटेशियम की कमी के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? तो संघ पेरिफोरा, ऑप्शन नंबर बी संघ पोरीफेरा। संघ पोरीफेरा के संघ में सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। ये बहुकोशिकीय जंतु हैं, परंतु कोशिकाएं नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती हैं। शरीर में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं और शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसे कहा जाता है स्पंज गुहा। उदाहरण की बात करें तो साइकस, मायोनिया स्पंज आदि। अगला प्रश्न है कि मेंढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी हैं? तो एम्फीबिया वर्ग, ऑप्शन नंबर दूसरा एम्फीबिया वर्ग। तो इसके प्रमुख लक्षण है कि ये सभी प्राणी उभयचर होते हैं, ये असमतापी होते हैं, श्वसन किलोमों, त्वचा और फेफड़ों के द्वारा होता है। हृदय 3 बेसमें होते हैं, 2 आलिंद और 1 निलय। मेंढकों की टर्राहट वास्तव में मैथुन के लिए पुकार होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहत आकार के फल और फूलों का उत्पादन किया जा सकता है? तो वो है जिबरेलिन्स, ऑप्शन नंबर डी। जिबरेलिन पादप हार्मोन कवक से निकाले जाते हैं। यह हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो पहला कथन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश आवश्यक हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक और बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है कि दाब अदिश राशि है। दूसरा कथन है कि कार्य का विमीय सूत्र है Ml2T-2। तीसरा कथन है कि विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है परंतु शून्य नहीं हो सकता। और चौथा कथन है कि समतल कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल पहला कथन और दूसरा कथन ही सही है, बाकी तीसरा कथन और चौथा कथन गलत है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य कैसा होता है? तो वो तो होता है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भूस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है कि इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा पहला, दूसरा और चौथा कथन है वो सही है कि यह पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के लगभग बराबर होता है। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। भू-स्थायी उपग्रह का जो कक्षीय वेग है वो है 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रहों का कक्षीय चाल है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है कि एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है। इसकी खोज अलेसांड्रो वोल्टा ने की थी। तो पहला कथन है गलत। दूसरा कथन है कि जब समांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता है। तो दूसरा वाला कथन सही हो जाएगा। और जब समांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच होता है प्रतिकर्षण बल। तो तीसरा कथन भी सही है। तो 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? तो m बराबर 1+d/f, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिए हुए हैं यंत्र और सूची 2 में उनकी माप। तो पहला है इंटरफेरोमीटर। तो ये संबंधित है समतल
ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन, यानी कि पहले का हो जाएगा एस। दूसरा है पोटेंशियोमीटर, तो इसका संबंधित है विद्युत विभवांतर से, तो दूसरे का क्यू हो जाएगा। तीसरा है कैलोरीमीटर, तो इसका संबंध है विशिष्ट ऊष्मा क्षमता से, तो इसका हो जाएगा आर। और अगला है रूलर, तो इसका संबंध हो जाएगा लंबाई से, तो यहाँ आ जाएगा पी, तो SQRP। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित कर देती है? तो वो है परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी।